दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यूनानी आक्रमण से संबंधित और मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था। किसका शासन था? तो नंद राजवंश का शासन था सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर। अगला प्रश्न है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो कौन था? घनानंद। घनानंद मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, राजा और वंश से संबंधित है। डिमेट्रियस हिंद यूनानी वंश का शासक था। रुद्रदामन शक वंश से संबंधित था, शक शासक कहा जाता है। गोंडोफर्निर्ज पहलव वंश का शासक था। वीम कटफिसेस कुषाण वंश का शासक था। ध्यान दीजिएगा, ये वीम कटफिसेस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीम कटफिसेस कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था मशक। मशक युद्ध भूमि में मशक के विरुद्ध युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था मशक। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। अगला प्रश्न, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वह था पुरुष, यानी उसको पोरस भी कहा जाता है। इसको झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने पराजित किया था। अगला, निरियाकस, आनेसिक्रिट्स, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। डाइमेकस सिकंदर के समय भारत में नहीं आया था, डाइमेकस बिंदुसार के समय आया था। अगला प्रश्न, अब आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। अगला, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त का। अगला, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोट्स कहा गया है। तो सैंड्रोकोट्स किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न,
कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य जाने जाते थे और कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। यानी कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। अगला, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। अगला, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है। प्रिंस मैकियावेली की रचना है। अगला, डाइमेकस भारत आया था किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। अगला, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है। बुद्ध घोष की समंत पसादिका में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की समंत पसादिका में। अगला, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है वह है पाटलिपुत्र। अगला, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग। अगला, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता। अगला प्रश्न, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला प्रश्न, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। अगला, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया इनको हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अगला, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी।
अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। दीपवंश तथा महावंश में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक एवं दशरथ ये मौर्य साम्राज्य थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह कहते थे, तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। अगला, अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, जबकि युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक ये मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। अगला, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम था। अगला, स्थान और स्मारक यानी भग्नावशेष से संबंधित प्रश्न है। कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की तीर्थयात्रा का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती सम्राट अशोक की तीर्थयात्रा का सही क्रम है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अगला अगला प्रश्न है, कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किसने किया था? पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किया था। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किया था। अगला, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। खरोष्ठी लिपि में मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में थे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुर में प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अगला, प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, वह कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी या प्रियदसी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पालिश है, ये खंड है, स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। अगला, मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम अभिलेखों में नाम किसका मिलता है? अशोक का। अशोक का मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलस अभिलेखों में नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, वह उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ
राणियो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है कंगन हल्ली। अगला, अशोक का रुग्मनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से अशोक का रुग्मनदेही स्तंभ संबंधित है। अगला, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है, तो गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। अगला, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ शिलालेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, कहाँ से? कालसी में। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजयों तथा क्षतियों का वर्णन है। अगला प्रश्न, अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वें शिलालेख में अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। अगला प्रश्न, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं कौन सा है? तो दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं। अगला, चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, सातवाहन वंश का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख नहीं है। अगला, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो 5वां स्तंभ अभिलेख है। अगला प्रश्न, टालमी फिलाडेल्फस यानी जिसको तुरमय भी कहा जाता था, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था टालमी फिलाडेल्फस, जिसको तुरमय के नाम से भी जाना जाता था। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, मौर्य। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य वंश का सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। अगला, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता अशोक के धम्म का मूल संदेश है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खादान जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है सोहगौरा ताम्रपत्र में। अगला, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए क्या सजा दिया जाता था? तो मृत्युदंड की सजा थी मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए। अगला, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए थे। अगला प्रश्न, सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था, तो 7 श्रेणियों में मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का मेगस्थनीज दूत था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, तो मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दासिता नहीं थी। अगला, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला,
वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तो वह है मेगास्थनीज की इंडिका। अगला अगला प्रश्न है, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से जारी है। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही क्या है? तो संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंद कुश तक साम्राज्य मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास से संबंधित है। अगला, भाग एवं बलि क्या थे? तो भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। अगला, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था। तो सीता अध्यक्ष के द्वारा मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय से मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। अगला, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था? तो समाहर्ता मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। अगला, मौर्यगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था। तो तौल माप का अधिकारी पौतवा अध्यक्ष को कहा जाता था। अगला, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किससे संबंधित था? तो मार्ग निर्माण से मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी संबंधित था। अगला प्रश्न, पंकोदकस निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में दो न्यायालय थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय कौन था? तो मागध एवं सूत वर्गों का। अगला, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो द्रविड़ों ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में प्राचीन भारत का ग्रंथ है जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। अगला, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मेगस्थनीज, उसके बाद फाह्यान, उसके बाद वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। एक बार और देखते हैं, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम मेगस्थनीज, फाह्यान, वेनसांग एवं इत्सिंग। अगला, व्यक्ति और उनके अन्य नाम हैं। तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्टस के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अशोक को पियदसी या प्रियदसी कहा जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री
वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। अगला, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अगला, वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं। अशोक के अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूना अभिलेख में पाए गए हैं। अगला प्रश्न, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन क्या है? तो इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? तो सही सुमेलन सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये सही सुमेलन है। सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये सही सुमेलन है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा में स्थित है। सही सुमेलन है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष, मणिभद्र को यक्ष नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है। तो परखम से मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र जो जिसका यक्ष नाम भी है नाम से अंकित मूर्ति परखम से प्राप्त हुई है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।